एयरलाइंस मलेशियन एयरलाइंस है, उसका विमान MH370 है। अब तक एविएशन इंडस्ट्री में यह बिगेस्ट मिस्ट्री बना हुआ है, यानी कि एक ऐसी कहानी जो कभी लॉन्च तो हुई थी, यानी कि वो विमान जो कभी डिपार्ट तो हुआ था लेकिन लैंड नहीं हुआ। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल में कभी वो नंबर लिखा ही नहीं गया। साथियों, मलेशिया अगर मैप पर आप देखते हैं तो कुछ यहां पर दिखाई पड़ने वाला देश है, और मलेशिया से उड़कर के विमान को बीजिंग जाना था। अल सुबह 8 मार्च को लगभग 12:30 बजे, यानी कि आज रात को हम 12:30 बजे की कल्पना करें, उस समय यह विमान उड़ा था और लगभग 6.5 घंटे की यात्रा के बाद इसे चीन पहुंचना था। चीन पहुंचने से पहले ही मात्र उड़ने के आधा घंटे से 45 मिनट के अंदर यह सब तरफ से रडार सिस्टम से गायब हो गया। यूएस कंपनी ने हाल ही में क्लेम किया है कि वो इसे ढूंढना चाहती है, इसीलिए यह फिलहाल सुर्खी बनी हुई है। साथियों, 2014 में गायब हुआ मलेशिया का विमान MH370 उम्मीदों के दौर में फिर से गुजर रहा है, क्योंकि एक कंपनी ने आकर दावा किया है कि वो इसे ढूंढ लाएगी। लोगों के मन में फिर से उम्मीदें बनने लगी हैं कि आफ्टर ऑल ही सही, 10 साल बाद ही सही, क्या पता इसकी मिस्ट्री सुलझ जाए। लेकिन ये मिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुआ, ये सारी जानकारी हम एक एक करके स्टेप वाइज स्टेप आपको बताने का प्रयास करते हैं। साथियों, मलेशियन एयरलाइंस का विमान 239 नागरिकों को लेकर, विमान के अंदर सवारियों को लेकर के उड़ता है, जिनमें से 12 क्रू मेंबर्स थे जो इसमें शामिल थे, और तब से यह विमान अपनी यात्रा पर ही है। अभी तक नहीं पता कि यह कहां है। अच्छा, कई लोग तो इस तरह की कहानियां भी बनाते हैं कि संभव है कि यह विमान उड़कर के एलियंस अपने साथ ले गए हों। तमाम प्रकार की किंवदंतियां हैं, लेकिन एक बार के लिए इस विमान में बैठे हुए लोगों के बारे में जान लेते हैं। मेजॉरिटी लोग इस विमान में जो शामिल थे वो चीन के थे। इसके अंदर भारत के नागरिक भी थे, 5 नागरिक इसमें भारत के थे, ऑस्ट्रेलिया के 6 नागरिक थे, फ्रांस के 4 नागरिक थे, लगभग 227 नागरिक इसमें 15 देशों के शामिल थे। और ये नागरिक सब इसके अंदर सफर करते हुए 8 मार्च 2014 की सुबह रवाना हुए 12 चालक दलों के साथ। 12:41 पर MH370 ने मलेशिया के कुआलालंपुर से उड़ान भरी। 20 मिनट में ही यह विमान जमीन से 10,700 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लगा। शेड्यूल के हिसाब से सुबह 6:30 बजे इसे चीन में पहुंचना था, बीजिंग पहुंचना था, लेकिन उड़ान भरने के 1 घंटे बाद ही रहस्यमय तरीके से रडार से गायब हो गया। अब यह रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार। होता क्या है ना कि बहुत सारे मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट जमीन पर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जो आसमान में रेडियो वेव्स को फेंक करके ये पता लगाते हैं कि कौन सा विमान कहां से गुजर रहा है। रडार में ये पता चलता रहता है कि आसमान में कौन उड़ रहा है। अब आसमान में पता चलने के लिए विमानों के अंदर ट्रांसपॉन्डर लगाया जाता है, सो दैट वो रेडियो वेव्स को रीड करके और उसको रिवर्ट में मैसेज दे सके कि हाँ भाई अपन उड़ रहे हैं टाइप से। लेकिन अगर कोई ट्रांसपॉन्डर ही ऑफ कर दे तो क्या हो? ऐसा इस विमान के अंदर हुआ है। ये 1 घंटे के भीतर ही ट्रांसपॉन्डर इसका ऑफ हो जाता है। घटना को कुछ सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। मलेशिया के अंदर से यह विमान उड़ना शुरू होता है सुबह 12:41 पर, मध्य रात्रि कह लीजिए, 7 की रात्रि यानी आज ही की रात्रि में कह लीजिए। उसके बाद में ये थोड़ी देर बाद अपनी तरफ से मैसेज सर्कुलेट करता है। तीसरा स्टेप इसमें लगभग 1:19 पर होता है, जब ये अपनी तरफ से एक मैसेज भेजता है और कहता है ऑल राइट, गुड नाइट, इट इज MH370 मलेशिया, और कह करके ये गुड नाइट कर देता है, अपना ट्रांसपॉन्डर स्विच ऑफ कर देता है, जिससे कि मैसेज एयर स्टेशन से इनके पास सर्कुलेट होते हैं। ये उन बटन को क्लोज कर देता है। थोड़ी ही देर बाद में मलेशियन सिविल एविएशन को ये जिस रूट पर होकर के इस तरह से जा रहा था, टेक्निकली इसे उड़ते हुए इस रूट से यहां पहुंचना था, ये यहां पर इस रूट में दिखाई नहीं देता। अचानक थोड़ी ही देर बाद 2:15 पर मिलिट्री के रडार ने, जो कि ट्रांसपॉन्डर के थ्रू नहीं केवल सिक्योरिटी पर्पज से आसमान में उड़ने वाले हर विमान को ट्रैक कर रहे होते हैं, उस विमान ने उस शिप ने, मिलिट्री शिप ने इसे बंगाल की खाड़ी में अपने साथ आता हुआ पाया। यानी कि जो विमान जा यूं रहा था वो अपना रास्ता बदल करके यहां पर नोटिस हुआ आखिरी बार।
फाइनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडियन ओशन में इसका लगभग सुबह 8:11 पर बताया जाता है। लेकिन लेटेस्ट जो डेटा अवेलेबल था वो ये था कि यह विमान इस तरफ तो नहीं गया, यह विमान मुड़ा है, बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ा है। बंगाल की खाड़ी से अब जहां भी है तो यह इंडियन ओशन में ही है। यानी कि यह आखिरी बार जब इस तरफ पाया गया मिलिट्री रडार में, तो लोगों ने इसके गायब हो जाने पर इन सभी क्षेत्रों में इसकी तलाश चालू कर दी कि हो सकता है कि अगर वो हवा में ही कहीं क्रैश भी किया होगा तो वो इसी इंडियन ओशन रीजन के अंदर क्रैश किया होगा। बोइंग 777 यह विमान अपने क्रू के साथ, अपने पैसेंजर्स के साथ जब गायब हुआ तो उसके बाद में इसकी सर्चेस चालू हुए, इसको ढूंढना प्रारंभ किया गया। लगभग 30 लाख स्क्वायर मील के क्षेत्र में, जो कि धरती का लगभग 1.5% हिस्सा है, उसमें इस विमान को खोजना शुरू किया गया। खोजते खोजते अलग अलग तरह से रेडिएशंस को सर्च किया गया, क्योंकि विमान के अंदर अपना ब्लैक बॉक्स होता है जो कि अपनी तरफ से रेडिएशंस भेज करके खुद से रिकॉग्नाइज हो सकता है। धीरे धीरे इस विमान को अलग अलग जोन्स में सर्च करना शुरू हुआ कि अगर कहीं गिरा होगा तो संभवतया वो मिल जाएगा। इंडियन ओशन में, बंगाल की खाड़ी में इसकी तलाश जारी की जा रही थी। पूरे इंडियन ओशन में एक वृहद सर्कल बना करके, ना केवल इधर बल्कि इस तरफ भी, कि हो सकता है बाई चांस मिलिट्री ने अलग देख लिया हो तो इस तरफ से भी, साउथ चाइना सी की तरफ से भी इस विमान को खोजना शुरू किया। एक बिग सर्कल बना करके इस विमान को खोजना शुरू किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस विमान को खोजने में क्या क्या नहीं लगा था। क्या क्या नहीं लगा था से आप अंदाजा ये लगा लें कि इस विमान को खोजने में दुनिया भर के 26 मुल्कों के 18 शिप, 19 एयरक्राफ्ट और 6 हेलीकॉप्टर लगे थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको खोजने के लिए मलेशिया ने अपना 1 जहाज और 2 एयरक्राफ्ट, अमेरिका ने 1 जहाज 2 एयरक्राफ्ट, इसी तरह से यूके ने 1 शिप 1 सबमरीन, जापान, न्यूजीलैंड, इस प्रकार से बढ़िया दुनिया के जितने भी बड़े सक्षम लोग हैं उन सब ने अपने अपने स्तर से इंडियन ओशन में जहां तहां इसे घूमना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया और कोट करना शुरू किया कि साहब 23 मार्च को कुछ इस प्रकार की तस्वीरें दिखाना शुरू किया कि हमें टुकड़े मिल गए टाइप से, कि इसका मतलब लोगों ने यह मान लिया कि यह कहीं ना कहीं जमींदोज हो गया है, कहीं ब्लास्ट हो गया है। कुछ इस तरह की तस्वीरें इन्होंने सैटेलाइट से लेकर दुनिया को दिखाना शुरू किया ताकि लोग थोड़े हील हो सकें कि हां भाई, मान लिया कि हमारा विमान खत्म हुआ होगा। 15 मार्च के आसपास, जब लगभग एक सप्ताह इस बात को पूरा हो चुका था, तब इन लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि कहीं ना कहीं वह विमान खत्म हो गया है, कहीं ना कहीं वह विमान इंडियन ओशन के अंदर गायब हो गया है। इसके चलते 24 मार्च के दिन मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक ने अनाउंस किया कि चूंकि हमें अब कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, यूके की जो एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है उसने भी मान लिया है कि यह निश्चित ही क्रैश हुआ होगा इंडियन ओशन में, इसलिए अब हम इसकी खोज को बंद कर रहे हैं। यानी मलेशिया ने खुद अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमको यह नहीं मिल रहा है, अब यह हमारे लिए एक मिस्ट्री है, हम इसे बंद करना चाहते हैं। ये जैसे ही अनाउंसमेंट आया, चाइना के टूरिस्ट भड़क गए कि यार हमारे 150 लोग उसमें शामिल हैं, आप खोज बंद कैसे कर सकते हैं, और वो भी मात्र इतने से कम समय में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आपने हमारे लोगों को नहीं ढूंढा तो हम मलेशिया का बायकॉट कर देंगे, हम ढूंढने या घूमने के लिए मलेशिया आएंगे ही नहीं। मलेशिया के खिलाफ चीन में प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। हीरोज के रूप में MH370 में गायब हुए लोगों की तस्वीरें पब्लिक किए जाना शुरू हुई। लोग कहने लगे कि कहीं ना कहीं मलेशिया कहीं तो कहीं इसमें हाथ नहीं है कि चाइनीज टूरिस्टों को जानबूझकर गायब करवा दिया हो। तमाम प्रकार की कंट्रोवर्सीज एरप्ट होने लगी। मलेशिया डर गया। मलेशिया ने फिर से प्रॉमिस किया कि अरे भाई प्रोटेस्ट मत करो, मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा से इसे ढूंढवाऊंगा। वो दुनिया के देशों के पास में रिक्वेस्ट लेकर पहुंचा और सबसे कहा कि भाई जिसको जो मिलता है इसे खोजने का प्रयास कीजिए। लोगों ने अपने अपने स्तर पर इस विमान को खोजना शुरू किया। भारत के लोग भी इसकी खोज में शामिल हुए। लोगों ने अपनी तरफ से सैंड आर्ट्स बना करके इसकी अवेयरनेस फैलाई ताकि यह मामला कहीं दब ना जाए, लोग इसे जानकारी के रूप में हमेशा चर्चा में रखें। लोग ब्लैक बॉक्स की तलाश के लिए तरह तरह की मशीनें और तकनीक उपयोग में करते रहे कि बस कहीं से भी एक बार यह पता चल जाए कि हमने MH370 को खोज लिया है। एक बार के लिए किसी ने यह न्यूज सर्कुलेट करी कि MH370 का जो ब्लैक बॉक्स है उसने कुछ बीप दिया है,
उससे लोगों को उम्मीद जगी, लेकिन वो एक केवल और केवल न्यूज थी, उसका कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ। दुनिया भर की तरफ से जो भी ओशन के नजदीक बसे हुए देश, इंडियन ओशन के आसपास बसे हुए देश हैं, उन्होंने जब इसे खोजना शुरू किया तो खोजते खोजते शुरुआती पहले महीने में ही लगभग 44 मिलियन डॉलर के आसपास पैसा खोज में खर्च हो गया। अनुमान लगाया जाता है कि कुछ ही समय में 150 मिलियन डॉलर के आसपास MH370 को खोजते हुए पैसा खर्च हो गया, लेकिन इसे खोजा नहीं जा सका। ऐसी स्थिति में ऑफिशियल्स ने मलेशियन एयरलाइंस की तरफ से कहा कि हम इसको पूरी तरह सदर्न इंडियन ओशन में खोज चुके हैं, हमें नहीं मिल रहा है। अब कुछ कयास लगाए जाने शुरू हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या जमीन निगल गई कि आसमान खा गया? इतने ज्यादा लोग, इतने तरीके के मछुआरे, इतने तरह के जहाज, इतने सारे कोस्ट, अरे कहीं तो गिरा होगा, कहीं तो मिला होगा। विचार कीजिएगा, यदि कभी कोई भी भारत का सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए रॉकेट जाते हैं, उनके भी डेब्रिस जब पानी में आते हैं तो तैर करके वो कोस्ट पर पहुंच जाते हैं, तो कोई तो कोस्ट ऐसा होगा जिस पर ये पहुंचा होगा। नहीं साहब, जब नहीं कोई भी बात निकली तो लोगों ने थ्योरीज लगाना शुरू किया। थ्योरीज में सबसे ऊपर की जो थ्योरी बनकर आई वो ये थी कि कभी कोई विमान अगर रडार की रीच में ना आए तो क्या कारण हो सकता है। तो बोले तरीका यही हो सकता है कि एक विमान के ऊपर दूसरा विमान उड़कर निकल जाए, यानी कि जानबूझकर कोई व्यक्ति कुछ इस प्रकार की कहानी कर रहा हो कि एक विमान उड़ रहा है और MH370 को कोई उसी विमान के ऊपर उसी की छाया में उड़ा करके ले जाए। रडार तो नीचे से रेडियो वेव्स फेंक रहा है, रडार को तो एक ही विमान दिखाई देगा, दूसरा विमान जो उसकी शैडो में निकलता जा रहा है वो उसे दिखाई नहीं देगा। पर बोले ऐसा करने के लिए कोई बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेंड आदमी ही चाहिए होगा। इस बात पर और संदेह होने लगा कि कोई व्यक्ति जानबूझकर ट्रांसपॉन्डर बंद क्यों करेगा, जबकि उसे पता है कि कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसपॉन्डर ही जरूरी है। इसका मतलब उस विमान में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा विराजमान था जिसने जानबूझकर ट्रांसपॉन्डर बंद किए और वो जानबूझकर अपने एक्सपर्ट तरीके से उस विमान को दूसरे विमान के ऊपर उड़ाते हुए दुनिया के किसी अज्ञात कोने पर लेकर के निकल गया। अब जब बातें इस तरह की होने लगी तो फिर कहा कि कौन ले जा सकता है। तो बोले हो सकता है कि अमेरिका की नौसेना उसे अपने कब्जे में ले ली हो। बोले ऐसा क्यों हो सकता है? बोले दुनिया भर में अमेरिका के लगभग 750 बेसेस हैं। 80 कंट्रीज में अमेरिका की नौसेना फैली हुई है, अमेरिका के सेना के ठिकाने हैं। हो सकता है अमेरिका कुछ लोगों के ऊपर शक रखता हो कि ये चाइनीज हैं, कुछ गड़बड़ प्लान कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें वो अपने किसी बेस पर जाके उतार लिया हो। साथियों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि अमेरिका ने दुनिया भर के देशों में अपने अड्डे बनाए हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अड्डे उसके जापान के अंदर हैं। यूएस ट्रुप्स बड़ी मात्रा में जापान रहती, बोले कहीं ना कहीं ये उतार करके ले गया हो। ये एक थ्योरी थी। एक दूसरी थ्योरी निकली और वो ये थी कि हो सकता है कि इसके पायलट ने खुदकुशी कर ली हो, आत्महत्या कर ली हो। बोले ऐसा क्यों हो गया? बोले असल में वो जो पायलट था ना, वो एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता था, जिसके नेता जहारी अहमद थे। जहारी अहमद जो पायलट था इसका, और जहारी अहमद जो है ना, वो एक सियासी पार्टी का समर्थक था जिसके नेता थे अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम को उसी 7 मार्च के दिन 5 साल की सजा सुनाई गई थी। उस समय पायलट उसी जगह उपस्थित था। वो अपने नेता को मिली हुई इस सजा से बड़ा व्यथित था, और जब वो विमान उड़ाकर ले जा रहा था तो हो सकता है कि उसने विमान के ट्रांसपॉन्डर को ऑफ करके खुद को गोली मार ली हो और वो विमान वहीं पर ही गायब हो गया हो। इसके पीछे भी स्टोरी लगाई गई कि विमान को अगर एक नियत ऊंचाई से ऊपर की तरफ गति दे दी जाए तो वो कुछ ही समय में कम दाब के क्षेत्र में जाते जाते एयर प्रेशर हवा में कम हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में विमान का अगर ब्लास्ट भी होता है तो संभव है कि बहुत ही कम टुकड़े दिखाई दें, बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में वो बट जाए और उस व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली हो। तो बोले ऐसा भी हो सकता है। एक दूसरा कयास था कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तीसरा कयास में यही जोड़ा गया कि बहुत अधिक ऊंचाई तक अगर पायलट उसको उड़ा करके ले जाए तो ऑक्सीजन मास्क ना पहनने पर पायलट तो जाएगा ही, जो साथ में बैठे हुए यात्री हैं उन्हें भी नुकसान हो सकता है। एक और जानकारी यहां पर थ्योरीज के अंदर निकल के आई कि हो सकता है किसी ने उसकी पायरेसी की हो। अच्छा, पायरेसी के बारे में भी अपन लोग कई बार सुनते हैं कि इंटरनेट पर अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनेट के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा डार्क वेब कल्चर है जहां पर आपको सेकंड हैंड विमान भी मिल सकते हैं। सेकंड हैंड विमान मिल सकते हैं, यानी कि आपको मिसाइल चाहिए, विमान चाहिए, सब चीजें मिल सकती हैं। तो बोले वहां पर कोई विमान कैसे पहुंचता होगा? तो निश्चित ही कोई व्यक्ति इनकी चोरी करता होगा। तो हो सकता है कि इस विमान को चुरा कर कहीं ले जाया गया हो
और उसे किसी गुप्त स्थान पर उतार लिया गया हो। तो बोले गुप्त स्थान पर उतार लिया गया हो, इसके क्या कयास हैं? बोले इसके कयास यूं हैं कि इंडियन ओशियन में ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, लेकिन आज वो बैरन है, वहां कोई नहीं रहता। वर्ल्ड वॉर के समय टेम्परेरी रूप से एयर स्ट्रिप्स बनाई गई थी। हो सकता है कि उन एयर स्ट्रिप्स पर उसे उतारा गया हो और उसी पायरेसी वाले व्यक्ति के द्वारा उतारा गया हो। उन एयर स्ट्रिप्स पर जहां कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है, उन आइलैंड्स पर अगर उसे उतार दिया जाए तो विमान खराब रास्ते पर भी उतर सकता है। बोइंग 777 ऐसा विमान है। तो यह भी एक कयास लगाया जाना शुरू हुआ। कुछ ने कहा हो सकता है कि यह आपराधिक साजिश का शिकार हुआ हो, किसी ने कहा हो सकता है उसमें बम धमाका हुआ हो सकता है उसमें कोई संदिग्ध मुसाफिर बैठा हो। तमाम बातें चल ही रही थी। अचानक 2015 में एक न्यूज फ्लोट होती है और उस न्यूज में आता है कि फ्लाइट MH370 का एक डेब्रिस यानी कि एक कचरा रीयूनियन कोस्ट के ऊपर मिलता है। अब ये रीयूनियन कोस्ट कहां है? इंडियन ओशियन में अगर आप इंडिया से अफ्रीका की तरफ चलते हैं तो मेडागास्कर के पूर्व की तरफ एक आइलैंड है जिसका नाम रीयूनियन आइलैंड है। आप यहां देख सकते हैं, ये रहा रीयूनियन, मॉरिशस के बिल्कुल नजदीक। तो रीयूनियन आइलैंड पर कुछ इस प्रकार की एक संरचना पड़ी हुई दिखाई दी। जब ये संरचना पड़ी हुई दिखाई दी तो लोगों का दिमाग एकदम झन्ना गया कि यार ये संरचना, विमान गायब हुआ था यहां पर, विमान गायब हुआ था यहां पर, और जो जानकारी मिल रही है जो ये फ्लैपरॉन की, ये यहां से बहुत दूर जाकर के मिल रही है। मतलब यहां से डेब्रिस यहां पर मिला है। तो बोले ये कैसे संभव है कि इतना दूर ये विमान पहुंच गया हो? तो बोले हो सकता है कि उसे वहां पर बहुत नीचे ले जाकर उतारा गया हो। बोले अगर रास्ते में कहीं ब्लास्ट हुआ होता तो इतना बड़ा फ्लैपरॉन उसका नहीं मिलता। बाय द वे, फ्लैपरॉन को रीयूनियन आइलैंड पर रिकवर किया गया और इसको खुद फ्रांस ने, जो बोइंग निर्माता है, उसने कंफर्म करते हुए कहा कि हां ये फ्लैपरॉन बोइंग 77 का ही है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो बोइंग 77 है उनमें से केवल एक ही मिसिंग है और उसी बोइंग का यह मटेरियल है। यह फ्रांस ने कंफर्म किया। इसके ऊपर न्यूज चलना शुरू हुई। कहा गया कि यह पूरी तरह से मतलब जचने वाली बात नहीं है। जचने वाली बात नहीं है से बोले क्या मतलब है? बोले हो सकता है कि यह विमान जब उड़ा हो तो जानबूझकर रीयूनियन आइलैंड के आसपास इसने लैंड किया हो, और लैंड जब उसने बहुत नीचे से किया है तभी संभव है कि यह फ्लैपरॉन यहां पर इस प्रकार से पड़ा हुआ मिला हो। अदरवाइज ऊंचाई पर अगर यह ब्लास्ट हुआ होता तो फ्लैपरॉन इतनी बड़ी, मतलब इतनी बृहद आकार के रूप में नहीं मिलता, इतने छोटे टुकड़ों में मिलता, मतलब इस तरह से नहीं मिलता। तो बोले फिर इसके पीछे फिर से कॉन्स्पिरेसी है कि हो सकता है जिन्होंने MH370 को चुराया हो वो जानबूझकर रीयूनियन आइलैंड पर फ्लैपरॉन फेंक गए हों, यानी कि विमान के उड़ते समय जो विमान की दिशा को ऊपर नीचे करने में काम आने वाली यूनिट है, तो बोले वो वहां से उस टुकड़े को फेंक कर चले गए हों, जिसकी वजह से ये कयास लगाए जाते हों कि हां ये यहीं आसपास ढूंढा हो। तो भाई साहब जैसे ये हुआ, लोगों ने फिर से इसी के आसपास इसको ढूंढना शुरू कर दिया कि यार इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये यहीं गायब हुआ है, चलिए इसको इसी के आसपास ढूंढा जाए। लोग भाई साहब इसके आसपास सर्च लगाना शुरू कर दिए। 2015 में इसको लेकर के उम्मीदें बंधना शुरू हुई। लोग इमोशनल प्रोटेस्ट करने लगे कि अरे अब तो उसका फ्लैपरॉन भी मिल गया, पता चल गया कि वो रीयूनियन अफ्रीका के आसपास गिरा है, जाकर उसे ढूंढो। दुनिया फिर से ढूंढने निकल पड़ी। MH370 को ढूंढने का जो 2015 में प्रयास शुरू हुआ, फाइनली उसे 2017 में फिर से रोक दिया गया कि भाई 2 साल ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं मिला, कृपया करके हमें माफ करें। लेकिन जिनके अपने खोते हैं उन्हें चैन कहां होता है? निश्चित ही उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें आखिरी तक जवाब चाहिए होता है कि कहां गए मेरे अपने। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की एक एजेंसी बाहर आई जिसका नाम था ओशन इन्फिनिटी। 2018 में इस ओशन इन्फिनिटी ने अपनी तरफ से कहा कि अब मैं किसी देश से इसे ढूंढने का कोई पैसा वसूलूंगी नहीं, मैं अपने स्तर पर इसे ढूंढूंगी। और इस कंपनी ने दावा किया कि मैं इसे ढूंढने के लिए अपने लेवल पर बहुत छोटे छोटे सबमरीन्स को पानी की गहराई में भेजूंगी, और जहां पर कुछ मिलेगा तो ही मैं पैसा हम आपसे वसूलेंगे, अदरवाइज हम पैसा नहीं वसूलेंगे। ओशन इन्फिनिटी ने एक बड़ा सा जहाज तैयार किया, बहुत छोटे छोटे सबमरीन्स तैयार किए जो कि सी बेड के अंदर तक यानी पानी की तलहटी तक जाकर के उनके रेलिक्स को, उसके डेब्रिस को ढूंढने के लिए
तैरना शुरू हुए पानी के अंदर। इस प्रकार का एक वृहद मशीन ओशन इन्फिनिटी ने पानी में उतारा। अमेरिका की यह कंपनी बिना कोई चार्ज लिए अपने वैज्ञानिकों के साथ रियूनियन आइलैंड के आसपास उन खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए अपने साथ इंजीनियर्स की और सबमरीन्स की इतनी सारी टीम ले जाकर पानी के किनारे पहुंचती है। और पहुंच करके इस प्रकार से पानी के अंदर इन छोटे छोटे जो शिप के आकार के जो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे फिश के आकार के जो आप देख रहे हैं, इन्हें सी बेड के नजदीक सबमरीन्स को भेजा जाता है और ढूंढा जाता है कि अगर तलहटी में कुछ भी टुकड़ा पड़ा मिलेगा तो हम इससे अंदाजा लगा लेंगे कि पानी के अंदर तल में जाकर के वो गया है। इन लोगों ने, इन वैज्ञानिकों ने दिन रात एक किए, बिना पैसे की उम्मीद के कि कुछ भी हो हम ढूंढेंगे, हम अपनी तरफ से तभी पैसा लेंगे जब इसके अंदर हमें कुछ सकारात्मकता मिलती है। ओशन इन्फिनिटी को कुछ भी नहीं मिला। फाइनली ओशन इन्फिनिटी ने भी अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दिए और कहा कि सॉरी सर, हमारे पास में कोई जानकारी नहीं मिली, हम पूरी तरह से एक तरह से स्पीचलेस हैं। दुनिया भर में तमाम प्रकार के जहाजों के जो टुकड़े टाकड़े आज तक मिले उन सबको MH370 से कलेक्ट करके अगर एक जगह भी जमा किया जाए तो वो कुल इतने से टुकड़े दिखाई देते हैं, बोले ये MH370 के टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन आज तक यह स्टोरी अपने आप में मिस्ट्री बनी हुई है। लोग आज तक ये नहीं जान पाए कि ये आफ्टर ऑल गया कहां। अगर कुछ भी होता तो कोई टुकड़ा तो जमीन के तल पर कोई मछुआरे को कहीं ना कहीं तो ये जानकारी मिलती, लेकिन कुछ नहीं मिली। तमाम समय पर लोग निकल निकल करके तस्वीरें दिखाकर बताते रहे, देखो हमें ये मिला है, हमें वो मिला है, लेकिन वो कुछ भी तरीके से MH370 से लिंक नहीं करता था। यहां पर कुछ लोगों की तरफ से यह बयान आने लगा कि हो सकता है कि उसे जानबूझकर गायब किया गया हो। इस बात पर लोगों का विश्वास और बढ़ने लगा कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को एयर स्ट्रिप पर उतार कर ले जाए तो समुद्र में खोजने से क्या होगा। हो सकता है किसी अनजान जगह पर उस जैसे गाड़ियां चोरी हो जाती हैं और नाम बदलकर उन्हें उड़ा दिया जाता है, हो सकता है कि किसी गरीब देश के द्वारा इस प्रकार का विमान उड़ा दिया गया हो। तमाम प्रकार की कयासें लगाए जाना शुरू हुआ, लेकिन आज तक भी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर यह सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो अभी तक 10 साल से लेकर अनसुलझी है। इसी पूरी कहानी के बीच में जो ओशन इन्फिनिटी 2018 में नाकाम रहा था वो वापस से जग गया है। वो वापस से जग करके कहने लगा है कि साहब मैं फिर से इसे ढूंढने जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि मैं अपने 10 दिन की छानबीन में कुछ निकाल लाऊंगा, क्योंकि पहले की रिसर्च से मुझे कुछ जानकारी और तथ्य मिले थे जिससे मेरे अंदर उम्मीद बची है कि MH370 वहां हो सकता है। इसी उम्मीद पर MH370 के अंदर जो लोग आज से 10 साल पहले 2014 में 8 मार्च के दिन यात्रा पर निकले थे, हम सब भी उन सभी दिवंगत आत्माओं को हम ये मानते हैं कि वो अगर जीवित हैं तब तो बहुत खुशी की बात है, और अगर वो जीवित नहीं हैं तो उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि सभी को उनका मुकाम प्राप्त हो। यदि ये जानकारी निकल कर भी आती है तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा रहस्य से पर्दे से उठने के बराबर होगी। उम्मीदों के ऊपर दुनिया कायम है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सबकी ही ताकत हमें इस तरह का कंटेंट और अच्छे से रिसर्च करने की तरफ उत्साहित करती है। और आपके सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज भी नहीं लगता। वीडियो के नीचे राइट हैंड कॉर्नर पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, जहां पर अभी तक हमारे लिसनर्स में से 41.6% लिसनर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। गुजारिश है कि यदि आप हमारे सेशन को इतनी देर तक सुन चुके हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। और जो हमारे साथी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें बहुत सारा धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि वो अन्य साथियों से चैनल को साझा करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें।